हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग साइंस के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है आपका सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये चैप्टर आपके क्लास 8 में भी और क्लास 9 में भी है, तो हम दोनों चैप्टर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि क्लास 9 से भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका क्या है, हम सेल जिसे हम पढ़ते हैं वो क्या है। ठीक है, तो देखिए कोशिका जो वर्ड है ये आपका लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसे हिंदी में जिसका मतलब क्या होता है, इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम, यानी कि छोटा कमरा। ठीक है, इसके बाद देखिए कि कोशिका होता क्या है, तो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और यह बायोलॉजिकल यूनिट है ऑल लिविंग बींग्स। यानी कि कह सकते हैं कि यह हमारे शरीर की या फिर सजीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैविक इकाई है। ठीक है, संरचनात्मक की बात करें तो यह हमारे शरीर को आकार देता है, क्रियात्मक की बात करें तो यह सभी प्रकार के कार्य स्वयं करता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम सेल को यूनिट क्यों कहते हैं, इकाई क्यों कहते हैं, इसे ऑर्गन क्यों नहीं कहते, क्योंकि देखिए ऑर्गन का क्या काम है, ये अपना फिक्स काम करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे बॉडी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर इसके बाद आपका मतलब समझिए कि जो जो हमारे बॉडी में सिस्टम है, एक प्रकार के अंग जो एक प्रकार का काम करते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन का काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन का काम करता है, श्वसन तंत्र जो है आपका सांस लेने के लिए काम करता है। तो ये स्पेशल काम करता है, लेकिन यहाँ पर यूनिट लगा है ऑर्गन न लगाकर, क्योंकि ये सभी प्रकार के काम स्वयं करता है, इसीलिए इसे हम इकाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसकी तुलना एनसीईआरटी में ईंटों के समान किया गया है। जैसे कि मान लेते हैं छोटा सा ईंट है, छोटा सा ईंट किसके समान है, यह कोशिका के समान है। ठीक है, जब ईंट को मिलाइएगा तो ये क्या बनेगा, आपका दीवार बनेगा, लेकिन जब कोशिका को मिलाइएगा तो क्या बनता है, उत्तक बनता है। ठीक है, यह उत्तक बनता है, टिश्यू बनता है। अब इस दीवार को मिलाइएगा तो एक प्रकार का कमरा बन जाएगा। ठीक है, कमरा बन गया, और वहीं उत्तक को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ऑर्गन बनाता, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, कह सकते हैं यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ठीक है, ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। लेकिन जब इस कमरे को बनाइए मिलाइएगा तो ये क्या बनेगा, घर का निर्माण करेगा, और ऑर्गन सिस्टम क्या बनेगा, यह एक सजीव बॉडी का निर्माण करता है, यानी कि एक लिविंग बॉडी का निर्माण करता है। तो इसकी तुलना किससे किया गया, ईंटों से किया गया, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हमारे कोशिका क्या है, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है। बायोलॉजिकल वर्ड आपको तब समझ में आएगा जब आप यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज है उसके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए कुछ बातें हम डिस्कवरी से करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके मैच द करने के लिए, मैच द फॉलोइंग आपके क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया। ठीक है, या ये भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो देखिए जब 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया तो इन्होंने कैसे किया, देखिए कॉर्क क्या है, यह पेड़ की छाल है। ठीक है, जब इन्होंने कॉर्क की पतली काट को, पेड़ की एकदम पतली छाल को जब इन्होंने अवलोकन किया, पेड़ की छाल को, तो उन्होंने जो इसका स्ट्रक्चर देखा, उनको मधुमक्खी के छत्ते के समान वो चीजें दिखाई दी। ठीक है, तो भाई मधुमक्खी के छत्ता तो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये देखा गया कि जो प्रत्येक के छोटा सा ऐसे दिख रहा है, यह प्रत्येक चीज क्या है, ये लिटिल रूम, एक छोटा कमरे की तरह है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब यहाँ तो इनकी डिस्कवरी हो गई कि रॉबर्ट हुक ने आपका कोशिका की खोज कर दिया है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखा गया कि लिवेनहॉक ने एक लिविंग कोशिका के निर्माण करे, लिविंग कोशिका की खोज की, यानी कि कह सकते हैं फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। और इन्होंने कहाँ खोज किया इसकी, तो इन्होंने तालाब के पानी में सजीव कोशिका की खोज की। तो भाई यहाँ पर देखिए ये तो सजीव कोशिका है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज की, तो वो थी मृत कोशिका। ठीक है, तो याद रखिएगा दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो वो भी रॉबर्ट हुक ने ही किया था। और सजीव कोशिका की खोज एंटोनी लिवेनहॉक ने किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में, और कहाँ किया था, तो तालाब के पानी में किया था। इसके बाद बात करते हैं हम रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं। तो देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, तो न्यूक्लियस की खोज की, जो आपकी केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक की खोज की। तो जैसे कि देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे कि मान लेते हैं ये सेव है, इसके बीचों बीच क्या होता है, फल होता है, केंद्रक कहाँ होता है, बीचों बीच होता है, और ये कैसा होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, आप ज्यादातर फलों के बीच कैसे देखेंगे, ब्राउन कलर का होता है। तो जो केंद्र में है, इसकी खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिए, केंद्रक की। इसके बाद देखिए पुरकेंजे ने किसकी खोज किया, तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था। पी से पुरकेंजे याद रखिएगा और पी से प्रोटोप्लाज्म याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को जब मिलाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म बनता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, देखिए साइटोप्लाज्म हम किसे कहते हैं, जो कोशिका के अंदर ये लिक्विड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर ये लिक्विड है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को आपस में मिलाएंगे तो वो कौन सा प्लाज्म बनेगा, वो है प्रोटोप्लाज्म बनेगा। यहाँ तक समझ में आया।
तो ये देखिए यहाँ पर क्या किया, पुरकेंजे ने क्या बताया कि कोशिका में तरल पदार्थ होते हैं। ये जो तरल पदार्थों की जो किसने खोज किया था, तो ये आपका पुरकेंजे ने किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपका स्लाइडन और स्वान के बारे में पूछता है। तो स्लाइडन और स्वान ने किसकी खोज की, तो ये कोशिका सिद्धांत की खोज किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी, इन्होंने इसकी खोज किया। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है। तो इन्होंने बताया कि जो सजीव है उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। इन्होंने क्या किया, सेल का सिद्धांत दिया था। तो इस कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया, स्लाइडन और स्वान ने किया। इसके बाद बात करते हैं विर्चो की, बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। पूर्ववर्ती मतलब जो, जैसे कि मान लेते हैं पिछले जैसे माता पिता से हम बने, तो माता पिता के कुछ गुण तो हमारे अंदर आए, तो जो कोशिका है उनकी कोशिका से हम बने। जैसे कि मान लेते हैं आपका हाथी का जो सेल है, उससे जब नए संतति का निर्माण होगा तो उससे क्या होता है, हाथी का बच्चा ही बनेगा। जब मानव का बच्चा डेवलप्ड होता है तो मानव के समान ही बनता है, जन्म लेता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। जब एक कोशिका टूटकर दूसरी कोशिका का निर्माण करता है तो भाई पिछली कोशिकाओं से वो बना होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा आपका एक याद रखिएगा, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल की बात करते हो, ओस्ट्रिच का जो अंडा है ये आपका लार्जेस्ट सेल हुआ। ये भी क्वेश्चन दोनों याद रखिएगा। देखिए यूनिसेलुलर की बात करते हैं और मल्टी सेलुलर, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए, ये एग्जाम्पल के थ्रू आया है। देखिए यूनिसेलुलर जिसे हम एक कोशिका कहते हैं, यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब कोशिका, यानी कि एक कोशिका कौन कौन है। तो यहाँ पर देखिए क्लाइमाइडोमोनास जो होता है ये भी यूनिसेलुलर है, पैरामेशियम यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, अमीबा भी यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर का देखिए यूनिसेलुलर जो आपका कोशिका है वो स्वयं में जीव भी होते हैं, जैसे अमीबा एक प्रकार का जीव है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सभी काम अपना स्वयं करते हैं। जैसे कि देखिए ये आपका हो गया, शोषण भी करेगा, भोजन का अंतःग्रहण भी करेगा, पाचन भी करेगा, फिर आपको प्रजनन भी करता है। ठीक है, तो ये सब काम तो अमीबा कर रहा है, यानी कि स्वयं में क्या है, ये जो कोशिका है अमीबा जो कोशिका है ये स्वयं में एक प्रकार का जीव भी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है उस विधि को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो एंडोसाइटोसिस उस प्रोसेस को कहते हैं। ये आपके एग्जाम में आ गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, बात करते हैं बहुकोशिकीय की बात करते हैं। तो प्रत्येक बहुकोशिका क्या है, यूनि कोशिका से यूनिसेलुलर से मिलकर बना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोशिका है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये अपने समूह में काम को करते हैं और समूह में काम करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इस सेल को मिलाएंगे, सेल के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उत्तक क्या करता है, अंग का निर्माण करता है, और अंग क्या करता है, अपना अलग अलग काम को करता है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में सभी अपना समूह में अलग अलग काम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें फंगस आते हैं, यानी कवक आते हैं, प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं, यानी कि हम सभी क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, बहुकोषीय है। अब बात करते हैं, देखिए ये वाला आपको समझना है, यही हमें आगे पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि सेल आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका प्रोकैरियोटिक होता है, एक आपका यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, अब देखिए यूकैरियोटिक हम सभी क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में आपका प्लांट सेल भी आ जाएगा और आपका यहाँ पर एनिमल सेल भी आ जाएगा और ये आपका प्लांट सेल भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और ये देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये अविकसित होता है, और यूकैरियोटिक जो है विकसित कोशिका होता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों का भी अंतर हम लोग पढ़ेंगे और इन दोनों का भी अंतर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, आपका जो सेल का एक रफली डायग्राम तैयार किया है। देखिए जिसमें हमने बताया है कि जो आपका न्यूक्लियस है बीच में रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, इस कोशिका का ब्रेन भी है, याद रखिएगा। और ये न्यूक्लियस की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। जो बीज होता है कहाँ होता है, बीच में होता है। बीज कैसा ज्यादातर होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो ये आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज किया था, न्यूक्लियस की खोज किया था। अब हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर यूनिट पढ़ा है, यानी कि यूनिट क्या है, जो आपका इकाई है, कोशिका अपना संपूर्ण काम स्वयं करता है। ठीक है, तो भाई उसके कुछ तो अंग होंगे, तो यही क्या है, ये कोशिकांग है। ठीक है, यह समझ में। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग कौन है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोजाइम है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपका राइजोसोम है। ये सभी अपना अलग अलग काम करते हैं और ये कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, ये जो बाहरी परत दिख रहा है ये सेल वाल है, जो यहाँ पर भीतरी परत दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अंदर में लिक्विड है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो ये सेल के अंदर लिक्विड है ये वाला, इसको छोड़ के ये वाला जो है इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव कहते हैं। और कोशिका द्रव
और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर हम कौन सा प्लाज्म बोलते थे? प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम जीव द्रव्य बोलते थे। यहाँ तक समझ में है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, जो आपके पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके सभी ऑर्गन के, ठीक है, एक एक करके किनके क्या क्या काम है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या है, प्लांट सेल, एनिमल सेल क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर कोशिका के एक एक पार्ट को देखेंगे, अंग को देखेंगे। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसके अंग को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए ये वाला जो आपको लाइन दिया एनसीईआरटी में दिया गया था कि कोशिका के मूल घटक यानी कि 3 मूल गुण है, वो कौन है? कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है, ठीक है। चलिए अब हम इसके एक एक करके पार्ट को देखते हैं। देखिए सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को याद रखिएगा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ये किसका बना होता है? तो ये प्रोटीन का बना होता है। याद रखिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन का बना होता है, साथ ही साथ यह कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। सपोज कीजिए, देखिए ये कोशिका के अंग है, ठीक है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये कोशिका के अंग है, ये एक झिल्ली में बंद रहते हैं और इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही कोशिका के सभी अंग जो होते हैं पैक रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अब देखिए क्या कह रहा है कि कुछ पदार्थों को अंदर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति पर क्या करता है? रोक लगाता है। इसीलिए इसे हम इसे क्या बोलते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध परागम्य झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ को आने जाने देता है और कुछ पर रोक लगाता है। जैसे कि बात करते हैं CO2। अगर देखिए कोशिका के अंदर CO2 की संख्या ज्यादा होता है, यानी कि CO2 बनने लगता है, तो उसको क्या करता है? कोशिका से बाहर निकाल देता है। वही कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन को क्या करता है? ये अंदर ले लेता है। यानी कि कुछ पदार्थों को आने जाने देता है और कुछ पर रोक लगा देता है, ठीक है। और देखिए ये जो आप सेल यहाँ पर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, इसे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और ये किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है, जिसके अंदर कोशिका के सभी अंग क्या होते हैं? पैक रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अब बात करते हैं, देखिए सेल वाल की बात करते हैं, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये देखिए सेलुलोज का बना होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सेल वाल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और ये सिर्फ ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस में पाया जाता है? तो ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वाल, ठीक है। अब देखिए सेल वाल रहता क्या है? तो ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, इसी के एक आगे एक और परत लगा रहता है। तो ये जो परत लगा है ये क्या है? ये है आपका सेल वाल, ठीक है। ये है आपका सेल वाल है। और ये वाला जो परत था, आप कोशिका झिल्ली पढ़ रहे थे, ये था आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप मार्केट जाते हैं और आलू एक चमकी में लाते हैं, ठीक है। तो वो जो चमकी में आपको एक चमकी में आलू देता है, तो वो रहता है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि मेरा कहीं रास्ता में आलू टूट के गिर जाएगा, चमकिया कमजोर है, तो आप एक और चमकी मांग लेते हैं, एक और थैली मांग लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा थैली लगाते हैं वो क्या होता है? वही होता है सेल वाल, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए सेल वाल याद रखिएगा, ये सिर्फ प्लांट मतलब ये पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्यों इसमें पादप कोशिकाओं में एक अलग से सेल वाल दिया है। तो देखिए ये ताप में परिवर्तन, हमारे वायुमंडल में ताप में परिवर्तन होता है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा मतलब दिया है, ताकि यह पेड़ की जो कोशिका है, प्लांट की जो कोशिका है, उसको अच्छा से दृढ़ता प्रदान कर सके, मजबूती दे सके, ठीक है। जैसे कि तेज हवा चले, वायुमंडलीय नमी से इन सब से बचाने के लिए एक अलग से आपका थैली लगा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आप पेड़ पौधे पर देखते हैं ना, तो उसको एक छाल देखते हैं, करिया करिया से छाल लगा रहता है ऊपर से, वही क्या है? वो है आपका सेल वाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेलुलोज की बात करते हैं। तो जो पौधों से बनने वाले हर चीज, जैसे कागज पौधों से बनता है, तो कागज में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। यानी कि जो पौधों से हर चीज, पौधों में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। और इस सेल वाल क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके अंदर में आते हैं, इसके अंगों के पढ़ते हैं। तो ये है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं कोशिका के, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यह क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में दो गो मेम्ब्रेन होता है, दो दोहरी झिल्ली से यह क्या होता है? कवर रहता है। पहली जो झिल्ली होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया की, जो पहली झिल्ली होती है, मान लेते हैं ये दोहरी झिल्ली से ऐसा कवर है, ठीक है। तो इसकी जो पहली झिल्ली होती है वो क्या होता है? वो छिद्रयुक्त होता है। ये वाली नहीं, इसको ये वाला पढ़िएगा। ये वाला जो झिल्ली होता है वो क्या होता है? छिद्रयुक्त होता है। और ये क्या होता है? वलयित होता है, ठीक है। बाहरी वाली माइट्रोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से कवर रहता है, बाहरी झिल्ली इसका छिद्रयुक्त रहता है, और दूसरी झिल्ली जो होता है वो वलयित रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया में ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि अलग से अपना एक डीएनए रखता है, ठीक है। देखिए कोशिका का एक न्यूक्लियस ऑलरेडी है, लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है? छिपा कर एक अलग से क्या रहता है? डीएनए रखता है और राइबोसोम रखता है। और राइबोसोम में 70s राइबोसोम रखता है। और ये क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही आंतरिक श्वसन होता है। बाहरी श्वसन तो हमारे फेफड़े तक हो जाता है, लेकिन शरीर के अंदर जो श्वसन होता है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। आंतरिक
श्वसन होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपने सांस लिया, बहुत सारे गैस को अंदर भरे, अंदर गया फेफड़ा में, फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को रख लेता है, सभी गैसों को नाक से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे शरीर में जो ब्लड चलता रहता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है, कोशिका में, और कोशिका के अंदर हिलेगा। ठीक है, किससे हिलेगा, तो ये आपका आपने भी पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आपका कोशिका के अंदर हिला, कोशिका के अंदर हिलकर इन सभी के पास न जाकर कहाँ जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक है, अब माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल चलता है, जहां पर 38 एटीपी बनते हैं। 38 एटीपी के फलस्वरूप क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, और यही हमारे शरीर को एनर्जी देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। तो यही देखिए, इसके पास अपना एक अलग से डीएनए भी रहता है और एक अपना राइबोसोम भी रहता है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं, देखिए गोल्जी ऑपरेटस की बात करते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, गोल्जी ऑपरेटस की। तो ये देखिए यहाँ ये क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने। ये आपके एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया कि इसकी खोज गोल्जी ऑपरेटस की खोज या गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। और इसका भी माइट्रोकॉन्ड्रिया का आप लोग याद रखना चाहते हैं तो अल्टमैन ने किया था। ठीक है, तो ये वाला अल्टमैन आपका एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया, लेकिन इनका नाम दिया था। इसके बाद देखिए, इसके थ्रू लाइसोसोम भी बनाया जाता है। जो ये एक और पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये गोल्जी बॉडी के थ्रू आपके लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये ऊर्जा का हस्तांतरण तथा परिवहन करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। सपोज कीजिए कि मान लेते हैं अभी हम मुंह से बोलते जा रहे, मेरा मुंह का ऊर्जा समाप्त हो गया, तब हम दम धीरे 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 थकते जाएंगे। लेकिन जो हमारे देखते हैं कि हम पैर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जो पैर में ऊर्जा है ना, वो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, उसको तुरंत उठाकर क्या लाएगा, मुंह के पास लाएगा, एनर्जी जो पैर वाला है। तो ये क्या काम करता है, ये ऊर्जा के हस्तांतरण तथा परिवहन का कार्य करता है, और साथ ही साथ लाइसोसोम का भी मतलब निर्माण करता है, लाइसोसोम भी बनाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, अब हम इसकी बात करते हैं ईआर की। तो इसका क्या काम है, तो ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो पहले तो ये हमारे शरीर हमारे जो कोशिका है उसको पुचकने नहीं देता है, एक कंकाल की तरह उसमें से खड़ा रहेगा ताकि कोशिका पुचके नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। देखिए ये दो प्रकार का होता है, एसईआर और आरईआर और एसीआर। आरईआर का मतलब क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसीआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो प्रकार के रेटिकुलम होते हैं एंडोप्लाज्मिक, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ वाले खुरदरा टाइप का ऐसा रहेगा। ठीक है, रफ साइड जो होता है ये कैसा रहेगा, खुरदरा रहेगा। अब इसको जूम करके देखा गया कि भाई ये खुरदरा क्यों है, तो इसमें पाया गया कि इसको ऑलरेडी राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये लाइन भी एग्जाम में आया हुआ है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और प्रोटीन बनता कैसे, तो याद रखिएगा 20 प्रकार के एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। वैसे ही जैसे 38 प्रकार के एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, वैसे ही 20 प्रकार के एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसका निर्माण करता है, ये फैट का निर्माण करता है और ये लिपिड का निर्माण करता है। भाई देखिए तेल वगैरह कैसा होता है, स्मूथ होता है, तो वो क्या होता है, फैट बढ़ाता है। तो स्मूथ साइड वाला याद रखिएगा फैट का और लिपिड का निर्माण करता है, जबकि रफ साइड वाला पर ऑलरेडी राइबोसोम पाया जाता है। रफ और रस से राइबोसोम। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। तो रफ साइड वाला पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोटीन है, जो यहाँ पर प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन और यहाँ से जो आपका ये फैट है, ये दोनों क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन, जो ये बाहरी झिल्ली थी ना, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलिए अब हम अगला को बात करते हैं, जिसका नाम है वैक्यूल्स, जिसे हम रसधानी कहते हैं। तो देखिए ये क्या करता है कि ठोस तथा तरल पदार्थों को संग्रहित थैलिया है, जो हमारी कोशिका में तरल पदार्थ जैसे पानी हो गया, जो भी चीज है, वो क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि ये जो रसधानी है, ये पादप कोशिका में बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में छोटा होता है। भाई जितना पेड़ पौधों को पानी चाहिए उतना तो हमें नहीं चाहिए, तो पादप कोशिकाओं में क्या होता है, वैक्यूल्स बड़ा होता है और हमारे में छोटा होता है। यही सब चीजें आपके एनिमल और प्लांट सेल में अंतर पूछता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रोसोम की बात करते हैं। तो देखिए कोशिका विभाजन करता है, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका विभाजन। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका टूटकर दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, सपोज कीजिए, देखिए सेंट्रोसोम जो होता है ना, ये छोटे बच्चों में ज्यादा एक्टिव रहता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, गिरते हैं, कूदते हैं, तो उनका छिया जाता है, देखते हैं कि तुरंत उनका हाथ का हड्डी टूटता है तो तुरंत उसका जुड़ जाता है। तो कैसा सेल डिवीजन के थ्रू वो जुड़ जाता है, छिलाता है कहीं पे तो चमड़ा भी तुरंत हो जाता है। ठीक, वहीं बड़े लोगों में सेल या जो सेंट्रोसोम होता है वो कमजोर होता जाता है। जैसे कि बड़े उम्र में हड्डी टूट गया तो क्या होता है, जल्दी जुड़ नहीं पाता है, लेकिन छोटे बच्चों का तुरंत जुड़ जाता है। तो सेंट्रोसोम छोटे बच्चों में ज्यादा एक्टिव रहता है। ये क्या काम करता है, कोशिका विभाजन करता है, एक कोशिका टूटकर इसमें दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करते हैं लाइसोसोम की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए इसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, यानी कि पाचक एंजाइम इसमें होता है। अब ये कैसे होता है, देखिए
यहाँ पर बात करते हैं कि लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। इस लाइन पर याद रखिए कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो हम लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है, जो किसी पर जल अपघटक एंजाइम कहीं भी गिर जाए ना तो वहां पर जलाकर सभी चीजों को मार कर खत्म कर देता है। तो ये जो कोशिका की आत्महत्या की, इसीलिए इसको थैली कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोजाइम कहाँ नहीं पाया था, तो ब्लड में नहीं पाया था। तो ब्लड में नहीं पाया था, तो जो ब्लड में चीजें मर गई है तो वो कहाँ जाकर मरती है, तो वो स्प्लीन में स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। ये सब जो वर्ड है ना, कि कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये कौन चीज है, लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये लाइन एग्जाम में आया है। आरबीसी का कब्रगाह कहाँ है, स्प्लीन है, ये भी लाइन आपके एग्जाम में आया है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए प्लास्टिड की बात करते हैं, जो एक और आपका अंग है आपका प्लास्टिड। तो ये कहाँ होता है, प्लास्टिड आपका ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए प्लास्टिड में भी आपका 70S राइबोसोम रहता है। ठीक है, ये भी अपना राइबोसोम मतलब प्रोटीन का निर्माण करने के लिए अलग से छिपा कर रखता है। तो कौन कौन छिपाता है, एक आपका ये प्लास्टिड जो है ये छिपा कर रखता है, और साथ ही साथ आपका माइटोकॉन्ड्रिया किधर है, हाँ देखिए यहाँ पर ये भी क्या करता है, ये भी अलग से राइबोसोम को छिपा कर रखता है कि मान लेते मेरे में प्रोटीन खत्म हुआ तो हम तुरंत अपना बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो प्लास्टिड है ये क्या होता है, इसमें 3 प्रकार की चीजें पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है और क्रोमोप्लास्ट होता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये भोजन का निर्माण करेगा फोटोसिंथेसिस क्रिया के थ्रू। ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, ये कलरलेस होता है, ये क्या करता है कि जो भोजन का निर्माण हुआ उसको क्या करेगा, संग्रह कर रख लेगा। ठीक है, मतलब स्टोर करके रख लेगा। और जो ये क्रोमोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, उस भोजन का रंग प्रदान करता है। जैसे कि मान लेते हैं टमाटर का रंग लाल होता है, किसकी वजह से, लाइकोपीन की वजह से। ठीक है, तो ये चीजें रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आपने अभी तक कोशिका के सभी अंग को पढ़ लिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा जो सेल में यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका है, ये जो सेल, इसमें मैंने लिखा है क्या, साइटोप्लाज्म। हाँ देखिए यहाँ जो साइटोप्लाज्म है और ये जो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखिए साइटोप्लाज्म जो ये कोशिका के अंदर द्रव का काम करता है। अगर मान लेते इसका द्रव सूख जाएगा तो क्या होता है, कोशिका आपस में, कोशिका मर जाएगी। ठीक है, अगर मान लेते कोशिका के अंदर, हमारे अंदर पानी खत्म हुआ तो हम तो मर जाएंगे। उसी प्रकार जो कोशिका के अंदर ये द्रव है जो ये आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, जो कोशिकाओं को सूखने नहीं देता है, और साथ ही साथ जो कोशिका के अंदर जितने भी अंग दिख रहे हैं ना, ये आपस में इसको लड़ने भी नहीं देगा। ठीक है, उसी प्रकार न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, अगर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी यहाँ भी द्रव पाया जाता है। अगर ये द्रव सूख गया तो न्यूक्लियोप्लाज्म इसका जो था न्यूक्लियस केंद्र की खत्म हो जाएगा, यानी कि कोशिका ऑलरेडी डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दोनों जीव द्रव है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म बनता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जीव द्रव। यह जीवन देता है कोशिकाओं को। ये जो आपका लिक्विड है ये कोशिका को जीवन देता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पर कोशिका द्रव ये आपका मूल घटक में ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। कोशिका झिल्ली इसलिए दिया है ताकि कोशिका के कोई भी अंग इसके बाहर ना जाए। केंद्रक कोशिका का क्यों दिया है, क्योंकि केंद्रक आपका सेल का ब्रेन होता है। ब्रेन ही खत्म हो गया तो सब कुछ आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। ये जो आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल है, अगर क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम से पहले एक बार इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेल वॉल, क्या सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, तो हाँ सेल वॉल आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्योंकि देखिए सेल वॉल अभी आपने क्या पढ़ा, कोशिका भित्ति, एक भित्ति टाइप का स्ट्रक्चर, पौधे के ही छाल, मतलब जो छाल होता है पौधे का वो उसी पर आता है, स्ट्रक्चर टाइप का मतलब भित्ति, यानी कि पौधे को ये नमी से, वातावरण से सबसे सुरक्षा प्रदान करता है, तेज हवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए सेल वॉल एक आपका दीवार की तरह किसमें रहता है, ये रहता है प्लांट सेल में। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। अब देखिए प्लास्टिड की बात करते हैं तो इसे हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। और देखिए प्लास्टिड में आपका राइबोसोम और डीएनए दोनों पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज आपका प्लास्टिड में पाया जाएगा और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो इसे याद रखिए, क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्लास्टिड की बात करते हैं, इसे किचन ऑफ द सेल कहते हैं। इसे किचन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट दोनों आता है, तीनों चीज आता है। एक आपका खाना बनाता है, एक आपके खाने को स्टोर करता है, एक खाने में रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीजें किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। याद रखिएगा, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट सेल। अब हमारे अंदर इसलिए ये नहीं पाया जाता है क्योंकि हम डायरेक्ट जो भी प्लांट है उससे अपना खाना ले लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ी नहीं खाना में रंग देते हैं, स्टोर करते हैं, बनाते हैं वगैरह।
वगैरह वो तो सब अब ये क्या होता है नेचुरल तरीके से हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये प्लांट सेल किस में होता है, ये आपका प्लास्टिड में होता है, ठीक है। सॉरी, ये प्लास्टिड किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं, देखिए चकोर शेप का होता है, जो प्लांट शेप होता है चकोर होता है। देखिए ये ऐसे 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 इसका स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन जो एनिमल सेल शेप होता है, जो एनिमल सेल होता है वो कैसा होता है, वो राउंड शेप का होता है। देखेंगे ना ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो वो राउंड शेप का होता है। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए क्या प्लांट सेल, जो ये लाइजोसोम है, लाइजोसोम ये क्या होता है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। लाइजोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। और देखिए मान लेते हैं जिसमें लाइजोसोम फटकर ही समाप्त हो गया, तो वो कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी ही लाइजोसोम का निर्माण करता है। अभी आपने पढ़ा। लेकिन क्या लाइजोसोम इसमें पेड़ पौधों में होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लेते लाइजोसोम पेड़ पौधे में रहता और लाइजोसोम को गुस्सा आता, फट के खत्म होता, समय हर पेड़ ही बर्बाद हो जाता, हर पेड़ समाप्त हो जाता, काला काला सब धाग तबाह हो जाता। तो लाइजोसोम जो होता है ये पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता, प्लांट में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ क्या होता है एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सेल प्लेट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होता है, तो सेंट्रोसोम होता है कि आपका क्या करता है, ये कोशिका विभाजन करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपका सेल प्लेट होता है, सेंट्रोसोम ना होकर सेल प्लेट। अगर आप देखेंगे कि मान लेते हैं ये पौधा है और इसमें आप कांटी ठोक देंगे, यहाँ पर आप कांटी ठोक देंगे, तो इसके ऊपर भी क्या होता है, ये अपना पेड़ पौधा इसमें बनते जाएगा, ठीक है, यहाँ से बर्बाद नहीं होता है। लेकिन ये जो सेंट्रोसोम होता है सेल डिवीजन करता है, ठीक है। इस पर सेल प्लेट में क्या होता है, इसी के ऊपर ऐसे 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 वो चीजें बनते जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ। तो इसमें क्या होता है, सेल प्लेट होता है, जबकि हमारे अंदर एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेलिया और फ्लैजिला, ये क्या होता है, सेलिया और फ्लैजिला क्या होता है, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मान लेते हैं ये आपका सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकला रहेगा, ऐसे छोटा छोटा। तो देखिए जो छोटा होता है उसे हम सिलिया कहते हैं, और जो बड़ा हेयर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। और ये क्या करता है, ये कोशिकाओं को गति प्रदान करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये तो हम तो चल रहे थे भाई, हमारे अंदर गति प्रदान कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्लांट भी चलते हैं, नहीं चलते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होता है, ये नहीं पाया जाता है, सिलिया और फ्लैजिला इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। प्लांट जो होते हैं, जो प्लांट का सेल होता है वो लार्ज शेप का होता है, जबकि जो एनिमल का सेल होता है स्मॉल शेप का होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लांट में ये अलग से क्लोरोप्लास्ट दिया रहता है, इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है प्लास्टिड में, लेकिन ये अलग से दिया रहता है। तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है और हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। देखिए इसमें प्लांट में वैक्यूल्स बड़ा होगा, तभी तो पानी ज्यादा स्टोर करेगा। हमारे बॉडी में तो पानी ज्यादा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होता है, ठीक है। एक बार इसको अच्छा से देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक आता है सेल वाल, कि क्या सेल वाल आपका किसमें पाया था, एक ये डिफरेंस आता है, एक ये वाला डिफरेंस आता है प्लास्टिड वाला, एक आपका वैक्यूल्स वाला आ जाता है, और साथ ही साथ एक आपका क्लोरोप्लास्ट वाला आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चीजें जो मैंने 4 लगाया है, यही ज्यादातर आपके एग्जाम में ऑप्शन में दिए रहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, जबकि एनिमल सेल में ये नहीं होता है। प्लांट सेल में जो ये चौकोर टाइप का उसका साइज होता है, शेप होता है, और ये होता है राउंड शेप का, ठीक है। प्लांट्स एनिमल सेल में आपका लाइजोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, सिलिया एंड फ्लैजिला पाया जाता है। ये 3 चीजें आप याद रखिएगा, ये आपका एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में डिफरेंस पूछेगा तो ये 3 चीजें ही देता है, ठीक है। और देखिए स्मॉल वैक्यूल्स आप याद रखिए कि हम लोग पानी कम पीते हैं, तो हम लोग में पानी के लिए कम स्टोरेज रहता है, जबकि वैक्यूल्स इसमें पेड़ पौधों में ज्यादा रहता है, यही डिफरेंस आता है। और जो कॉमन रहता है, जैसे कि न्यूक्लियस दोनों में रहेगा, जब न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो ब्रेन ही, जब कोशिका का ब्रेन ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा, तो ये आपका न्यूक्लियस दोनों में रहता है, कॉमन मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए राइबोसोम दोनों को जरूरत है प्रोटीन की, ठीक है। तो ये क्या होता है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, गोल्जी बॉडी भी दोनों में रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में रहता है। तो यहाँ से आपके ऑप्शन में नहीं आते हैं, आएंगे तो आपका ये सेल वाला आएगा, प्लास्टिड आएगा, फिर आपका ये सेल प्लेट आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, वैक्यूल्स वाला आ जाएगा। और एनिमल सेल में डिफरेंस क्लियर कर देता है, तो ये वाला देता है, लाइजोसोम देता है, सेंट्रोसोम होता है, सिलिया फ्लैजिला, और ये स्मॉल वैक्यूल्स देता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। देखिए आपको मालूम है प्रो यानी कि बहुत पहले की कोशिका है, यह क्या होता है, अविकसित है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक है, विकसित है। तो जो विकसित है उसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यूकैरियोटिक के ही पार्ट है कौन कौन, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो देख रहे हैं इसमें कितना चीजें हैं। और इसमें देखिए मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक सेल वाल होता है, एक राइबोसोम होता है, वो भी कौन सा होता है, 70S होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म होता है, और नो इन्वेलप और न्यूक्लियस। देखिए इसमें केंद्रिका द्रव नहीं, केंद्रिका क्या होता है, नो इन्वेलप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बात करते हैं इसके जो ये जो इसके न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसमें वो ढका नहीं रहता, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो इसमें जहां तक ऐसे न्यूक्लियस फैला रहेगा, ठीक है, ऐसे निकला। इसमें क्या होना कि इसमें ऐसे इन्वेलप इसके अंदर नहीं रहता है कि एक जगह न्यूक्लियस ऐसे रहे, ठीक है, ऐसे ही फैला रहेगा चारों बगल से न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है, इन्वेलप नहीं रहता है,
इसको हटा दीजिए, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक छोटी होती है जबकि यूकैरियोटिक आपकी बड़ी कोशिका होती है। नो इन्वेलप न्यूक्लियस, ये वाला ही लाइन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। और इसमें देखिए इसके इन्वेलप रहता है न्यूक्लियस पे, जैसे कि जो मन अभी आपने इसकी जो कोशिका देखी है एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो उसमें क्या होता है ना कि जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियो जैसे कि मान लेते हैं ये कोशिका है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को भी एक झिल्ली दिया रहता है, ठीक है, ये झिल्ली रहता है न्यूक्लियस के। ये क्या होता है, न्यूक्लियस की चीजें बाहर नहीं आएगी, तो यहाँ पर इन्वेलप लगा रहता है न्यूक्लियस में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, ये इन्वेलप इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, ये इन्वेलप नहीं रहेगा, ये पूरा न्यूक्लियस का पार्ट जो होता है ऐसा छितराया रहता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, नो इन्वेलप और न्यूक्लियस, और इसमें क्या होता है इन्वेलप से ये ढका रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये श्वसन कहाँ से लेता है, तो ये प्रोटोप्लाज्म से श्वसन लेता है। प्रोटोप्लाज्म समझ रहे हैं, अभी आपको मैंने बताया कि मान लेते हैं ये है साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव रहता है ये है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और यूकैरियोटिक इसी से सांस लेता है, प्रोटोप्लाज्म से, ठीक है। जबकि सॉरी प्रोकैरियोटिक कहाँ से लेता है, इसी प्रोटोप्लाज्म से सांस लेता है, जबकि यूकैरियोटिक कहाँ से लेता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से सांस लेता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया कि आंतरिक श्वसन हमारा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से सांस लेता है यूकैरियोटिक, ठीक है। इसके बाद देखिए 70S राइबोसोम होता है, इसमें कम वाला राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि एनिमल सेल में प्लांट सेल में क्या होता है, 80S राइबोसोम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन काफी तेज होता है। जो प्रोकैरियोटिक होता है देखिए तुरंत तुरंत फास्ट, इतना फास्ट रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन हमारे अंदर देखिए अगर एक मतलब महिला जन्म मतलब देती है बच्चे को, तो 9 महीना लगाता है, यानी कि क्या होता है इसमें धीमी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, और इसमें बहुत फास्ट होता है। प्रोकैरियोटिक में मात्र इतना ही पार्ट दिखेंगे ऑर्गेन्स, एक आपका सेल मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है, जो ये वाला होता है ये सेल मेम्ब्रेन रहेगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद सेल वाल रहता है, एक और रहेगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद आपका 70S, इसमें कहीं राइबोसोम रहता है। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों चीजें जो द्रव है ये प्रोटोप्लाज्म रहता है, और इसका जो इन्वेलप है न्यूक्लियस का से वो इन्वेलप नहीं रहता है। यही है आपका प्रोकैरियोटिक, और ये है आपका यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब विकसित कोशिका, इसमें सभी कुछ पाया जाता है। यूकैरियोटिक का पार्ट एनिमल सेल है, यूकैरियोटिक का पार्ट प्लांट सेल है, और देखिए इसमें जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं ये सभी चीजें आपका यूकैरियोटिक में पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक में बस इतना ही चीजें पाई जाती है। स्पेशल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर पूछता है यही कि इसमें देखिए इसमें इन्वेलप नहीं होता है और इसमें इन्वेलप होता है, ठीक है। ये श्वसन लेता है प्रोटोप्लाज्म से, और ये श्वसन लेता है माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए केंद्रक की बात करें, अभी आपने यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। आपका डीएनए भी इसमें पाया जाता है, क्रोमोसोम भी पाया जाता है, जीन भी पाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए डीएनए और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में दिया है कि डीएनए और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, तो ये आपके प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेल वाला चैप्टर समाप्त होता है। अब आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ साइंस की क्लास आज से कंटिन्यू रहेगा, आपका 1 दिसंबर तक ये पूरी चैप्टर आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।